Friends, today we take up a very important segment of the UPSC, that is disinvestment. Disinvestment economics. And we have to take up the topic disinvestment. Investment. Friends, when we talk about disinvestment, we mean the government selling off its investments. Okay? So, in a word, the government selling off its investments. To put it up in a lighter vein, as we say, pawning the family silver to pay the family grocer. परिवार के चांदी को गिरवी रखना परिवार के बनिया को पेमेंट करने के लिए, वही सिंड्रोम है. Since the dawn of independence is the time of economic planning in India, we went on building our public sector, and we created, by the end of 1990, we created over 350 central public sector enterprises, or we saw to it that in vital areas where private investment could not take place, the public sector was created. Now, what actually happened in the early 1990s that resulted in this spree of disinvestment? So, the causes, the causative factors of disinvestment firstly, friends, after the Narasimha Rao regime came to power in 1992, sorry, 1991, Narasimha Rao गवर्नमेंट. तो उस समय स्थिति ये थी कि टू होपलेसली inadept governments in the form of VP Singh as the Prime Minister for 11 months and another 10 to 11 months of Chandrasekhar in the stewardship
Consequently, the economy of the country was so mismanaged that the country's gold has had to be pawned with the World Bank. The situation was so precarious. Now, friends, in this scenario, Narasimha Rao knew that to open up the economy was inevitable. तो दो चीजें शुरू हुई. पहला, ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा लिबरलाइजेशन. अब इन दोनों को कैरी आउट करने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स नरसिम्हा राव ने अपॉइंट किया, दैट इज मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर, and Mantek Singh Ahluwalia as chairman of the planning commission. Deputy chairman. Chairman tax office से प्राइम मिनिस्टर होता है. डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. अब इन लोगों ने देखा, एंड द पावर्स दैट वी सॉ, कि अगर अब ग्लोबलाइजेशन करना है, भारतीय इकोनॉमी का वैश्वीकरण करना है, तो भारतीय इकोनॉमी को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. अब दैट इन्फेंट इंडस्ट्री सिंड्रोम एंड दैट इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म कुड नो लॉन्गर होल्ड गुड. Economic protectionism आर्थिक संरक्षणवाद could no longer होल्ड गुड. अब ये नहीं चल पाएगा. तब क्या करना है कि द इंडियन इकोनॉमी हैज नाउ टू फेस कंपटीशन. तो द इंडियन इकोनॉमी हैज नाउ टू फेस competition. ठीक है? It has now to face competition. Friends, अब कंपटीशन फेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? The first required thing is efficiency. You have to be efficient in your industries, in your tertiary sector, in your services, in your quaternary sector, in your banking, in your finance. You have to be efficient. So what are the requirements of competition? पहला रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट इज एफिशिएंसी.
एफिशिएंसी की आवश्यकता है। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी? पहला फैक्टर, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक प्रौद्योगिकी नहीं बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी होगी, तब तक एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? ठीक है। दूसरी चीज कि बिल्डिंग कैपेसिटी छोटे छोटे यूनिट से, नॉन वायबल यूनिट से एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती है। द बेसिक axiom of industrialization pre-states that the scale has to be broad, building up of capacity. और इन दोनों के लिए क्या चाहिए भाई? चाहे आपको टेक्नोलॉजी खरीदना है, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल। सो इन वन वर्ड यू नीड फॉर दिस कैपिटल। है ना, पैसा चाहिए आपको। नाउ आएगा पैसा कहां से? देश की तो हालत ये थी कि अपना सोना जो है रिजर्व बैंक को गिरवी, वर्ल्ड बैंक को गिरवी रख दिया था चंद्रशेखर जी की सरकार ने। ऐसे परिस्थिति में मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर हैड अ डॉन्टिंग टास्क बिफोर देम। तो कहां से पैसा आता? तब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया और देखा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बहुत से बेचे जा सकते हैं, नॉन वायबल है। ठीक, लेकिन उसके पहले एक और चीज कि सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए, या फॉर दैट मैटर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ही पैसे की जरूरत नहीं थी। द सिचुएशन ऑफ बजटरी फाइनेंस वाज डिस्पिकेबल, इट वाज बैड। तो फर्स्ट फैक्टर ये था एफिशिएंसी। सेकेंड फैक्टर, the situation of budgetary finance was precarious. यहां भी हालत बहुत खराब थी, पैसा आता कहां से? अब क्या होता है कि एनी मैच्योर इकोनॉमी हैज अ प्रीमियम ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी अर्थव्यवस्था कोशिश करती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करे, जो लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उन पर एम्फसाइज करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि कैसे भी खर्चा चल जाए। इट वॉज अ कंजम्पटिव, हैंड टू माउथ इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो ये थी कि
dwindling expenditure on capital expenditure. तो आप देखिए तो 1990 से लेके 1996-97 तक कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। देश बस जिंदा रहने में ही मरा जा रहा था। जब एक बार AB वाजपेयी की गवर्नमेंट आई 1998-99 में और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और गोल्डन कॉरिडोर की बात शुरू हुई, तब लगा कि कोई एक नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल मासिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे खिलौने दे दे के 8 साल तक सरकार हमारे आवाम को गफलत में रखी, तो पैसा था ही नहीं, कहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर करते। दूसरी कंडीशन देखिए, द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या है, जब मैं आपको बजटरी फाइनेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। द करंट अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट ये लगातार बढ़ रहा था। देश को कर्ज लेके जीने की आदत पड़ गई थी। वो चार्वाक्य ने एक बहुत बढ़िया श्लोक कहा था, यथा जीवत सुखी जीवत ऋणम कृतम घृत्वा पीवत। जब तक जियो सुखी जियो, कर्जा लेके घी पियो। तो कर्जा लेके घी पीने वाली प्रवृत्ति जो हमारे लोगों में आ गई थी, उसका यह फल था कि द करंट अकाउंट डेफिसिट increased to 9.5% of the GDP। बाद में स्थिति इतनी खराब हुई कि देश को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 पारित करना पड़ा कि फिस्कल डेफिसिट को घटाना है। ठीक है, तो हर तरफ से देखिए, स्टेट और सेंटर को मिला के करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको खर्चा करने के लिए, अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। सिचुएशन कितना खराब था। अब कही रहे ना कि इससे निपटने के लिए देश को एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 पारित करना पड़ा कि किसी तरह की, अब उसमें टारगेट था आगे कोविड आने से फिर वो टारगेट डिसरप्ट हो गया कि किसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट 3% GDP से कम होना चाहिए, और इतना बढ़ गया था। तो जब दशा ये थी, बजटरी फाइनेंस के अंतर्गत पैसा था ही नहीं, आपके पास जो है अपना सोना तक गिरवी रखा गया था। अब ऐसे परिस्थिति में कोई सरकार क्या करती? तो जाहिरी तौर पे जो नेचुरल सॉल्यूशन दिखा वो डिसइन्वेस्टमेंट दिखा। इन सच अ सिनेरियो disinvestment appeared a viable option.
ठीक है, इट अपीयर्ड अ वायबल ऑप्शन। क्यों? अब जरा ये देखिए, पहली चीज तो ये है, सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैड बिकम ऑब्सोलीट। Technologies of some of the public sectors had become obsolete। जैसे देखिए, अब 90 के दशक आते आते HMT घड़ियां कौन पहनता था, लेकिन 450 एकड़ में HMT की कंपनी वहां फंसाई थी। तो HMT वॉचेस, आज के दिन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस का है, इतना बड़ा कारखाना है, 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और हम लोग जो है जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को लेके चल रहे हैं। तो डीजल इंजन्स तो ऐसे भी नॉन वायबल हो गए, तो इसमें इतना संसाधन फंसाने की क्या जरूरत। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन स्टीम इंजन कंपनी वेस्ट बंगाल में रेलवे स्टीम इंजन्स बनाती थी। अब स्टीम इंजन्स दे आर अ रेलिक ऑफ द पास्ट। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये किस काम का था? तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। चितरंजन स्टीम लोकोमोटिव्स, ऐसे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स पब्लिक सेक्टर में थे जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ गई थी एंड दे वर नो मोर नीडेड। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि जब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एस्टैब्लिश किए गए तो इनके साथ इतना ज्यादा लैंड्स दे दिया गया जो कि किसी काम के इनके नहीं थे। एक एग्जांपल देख लीजिए, रांची का HEC। इस रांची के HEC को इतना जमीन दे दिया गया कि फैक्ट्री तो फैक्ट्री, कंपनी बनी वो एक अलग बात है, उसी में JSCA स्टेडियम बना, उसी में जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना, उसी में कितने ध्रुवा स्टेडियम बना, तमाम चीजें हुई, जुडिशियल एकेडमी बना, और सब HEC की जमीन पे। तो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अ लॉट ऑफ सरप्लस रियल एस्टेट, ठीक। अब तीसरा बात इसमें यह हुआ कि जब ये, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, जब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हुए तो हमारा प्राइवेट सेक्टर वाज वेरी वीक। इट डिड नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, massive financial resources to lock in such large ventures। दूसरी बात ये थी कि ये जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस थे, इसका जो जेस्टेशन पीरियड था
जेस्टेशन पीरियड वो बहुत लंबा था। अब जैसे बोकारो स्टील प्लांट, इट वॉज कंसीव्ड इन 1958। इसके बाद जो है जमीन एक्वायर की गई, घेराबंदी की गई, प्लांट आया, मशीनरी आया, रोड बने, ऑफिसर्स कॉलोनी बनी, वर्कर्स कॉलोनी बनी, रियल हाउसिंग हुआ, लिंक रोड्स बने, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ, तमाम, और जाके प्रोडक्शन 1973 में शुरू हुआ। तो अब किस इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना पेशेंस था, उनके पास कम पूंजी थी जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, कि वो इतने बड़े बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए लॉकअप कर दें। अब भाई जब प्रोडक्शन शुरू होगा तभी ना रिटर्न्स आएगा, और इतना पैसा आप फंसा के रखें। ठीक, तो जेस्टेशन पीरियड इसी को कहा जाता है। लॉक इन पीरियड जो होता है, जैसे कि बच्चा वोम में जेस्टेट करता है, वैसे ही जेस्टेशन पीरियड इतना लंबा था कि तब हमारे प्राइवेट कैपिटलिस्ट, पब्लिक सेक्टर, मतलब लंबे बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे आयरन एंड स्टील हुआ, एविएशन हुआ, मोटर वर्क्स हुआ, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। तो जब रेडी नहीं थे तो सरकार को तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना था, देश का आधारभूत ढांचा रखना था। तो सरकार ने अपने पैसे लगाए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्रिएट किया। लेकिन बाय द 1990s हमारा प्राइवेट सेक्टर एक फेयर डिग्री ऑफ मैच्योरिटी और कैपिटल बेस क्रिएट कर चुका था। तो सी फैक्टर by 1990 our public sector, our private sector had attained a fair degree of capital base and expertise। ठीक है, तो ये चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो रीजेनरेटिव डायनामिक्स हमारे इकोनॉमी का जो वर्कआउट किया मनमोहन सिंह ने एंड नरसिम्हा राव ने, इट वॉज फोकस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, है ना। इस पर जो है ये हो गया। ठीक है, तो जब इन्होंने लिबरलाइजेशन के दौर में जो फ्यूचर डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया, तो वो रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, उनका मानना था कि एक बार रियल एस्टेट को आप एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा, एंसिलराइजेशन होगा। सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सरिया, लेबर, सब अपने आप इन्वॉल्व होते जाएंगे, है ना। एंसिलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे क्या होगा कि कैपिटल जनरेशन, रोटेशन एंड जनरेशन। आप गौर कीजिएगा तो 1990s के दौर से
हाउसिंग लोन्स, ये लोन्स, वो लोन्स, पर्सनल लोन्स, एकदम रेवोल्यूशन आ गया बैंकिंग सेक्टर में। तो ये दो बेसिक थे। और हुआ क्या कि कहाँ मिलता ये पैसा, अरे ये जमीन इतना। तो जैसा कि मैंने बताया, हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास स्पेयर लैंड था। तो द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन, the selling of land of the public sector enterprises, इससे रियल हाउसिंग शुरू हो गया एंड मोनेटाइजेशन। ठीक है, पूरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखा गया कि कौन अभी भी कुछ मुनाफा अर्न कर रहा है और कौन महज वाइट एलिफेंट है जो कि सरकार को बजटरी एलोकेशन करना पड़ रहा है उनके सर्वाइवल के लिए। भले ही प्रोडक्शन ना होता हो, लेकिन आपको वर्कर्स को तो सैलरी देना है, कार्मिकों को सैलरी देना है, सबको रनिंग एक्सपेंडिचर मैनेज करना है। तो the entire public sector enterprises were grouped into viable public sector enterprises and non-viable public sector enterprises. वायबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो थे जो कि मुनाफे में थे, जैसे कि आपका बीएसएनएल हुआ, ओएनजीसी हुआ, एमटीएनएल हुआ, है ना, आपका एनटीपीसी हुआ ये। और नॉन वायबल वो थे जो कि वाइट एलिफेंट्स थे, दे वर गजलिंग गवर्नमेंट मनी या गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, तो ये हुआ कि इनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। जो नॉन वायबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, शुरुआती दौर में तो यही बात हुई कि इनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। अब इनको बेच के सरकार जो पैसा पाए उस पैसे से वो बजटरी फाइनेंस को स्ट्रेट करे, करंट अकाउंट डेफिसिट ना बढ़े, जहां जहां जरूरत हो वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाए। क्योंकि देखिए, इसी के साथ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1994 में इवॉल्व हुई। कई सनराइज इंडस्ट्रीज का उदय हुआ जिनमें मासिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ठीक है, many sunrise industries requiring massive investment इनका उदय हुआ। अब ये सनराइज इंडस्ट्रीज कौन कौन थे भाई? देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइन्टीज के पहले ये अपने नासेंट स्टेज में था, लेकिन 90s में आके इट हैड बिकम अ फुल ब्लोन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देन वी हैव सर्विसेज सेक्टर।
इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन क्वाटरनरी सेक्टर। अब इस सब में मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और ये मैसिव इन्वेस्टमेंट कहां से आता? डिसइन्वेस्टमेंट से आता। सरकार ने जो इन्वेस्ट किया उसको बेच देना और रिफॉर्म करना, ना बेच देना। ठीक। डिसइन्वेस्टमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आ रहा है उससे थोड़ा मत, हाँ ठीक है ना। नाउ फ्रेंड्स, एज फार एज दिस इज कंसर्न, अब देखो 2 टाइप के डिसइन्वेस्टमेंट के 2 स्वरूप सामने आए। एक तो जो इंडस्ट्रीज जो कि देवर ऑन द थ्रोज ऑफ डेथ, उनको तो सरकार ने पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है। दूसरे वो इंडस्ट्रीज थी जो कि थोड़ा सा अगर मनी पंप इन किया जाए तो सेल्फ सस्टेन कर सकती हैं। और तीसरे वो इंडस्ट्रीज थी जो कि थोड़ा सा अगर पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो गैलअप कर सकती हैं। तो द डिसइन्वेस्टमेंट हैड 3 कंपोनेंट्स। Disinvestment had 3 components. और ये 3 कंपोनेंट्स क्या क्या थे भाई? फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें कि जो भी कॉरपोरेशन होगा या बॉडी होगा जो कि पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को खरीदेगा, वो इतना मेजर चंक खरीदेगा कि वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में आए। ठीक है। ये बड़े बड़े चंक्स डिसइन्वेस्ट होते हैं, 14%, 15% तक डिसइन्वेस्ट होते हैं। याद रखिएगा, अंडर द कंपनीज एक्ट अगर आपकी शेयर होल्डिंग 51% से नीचे है तो आपको प्रोप्राइटरी राइट्स या ओनरशिप राइट्स या डायरेक्टोरियल राइट्स कंपनी के नहीं दिए जा सकते। तो पहला है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा है, जैसे इसी साल के बजट में कोल इंडिया लिमिटेड का 3.0003% डिसइन्वेस्ट हुआ। ऐसे करके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कुछ इन्वेस्ट हुआ, डिसइन्वेस्ट हुआ। तो छोटे 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 टुकड़े डिसइन्वेस्ट कहा जाता है, उसको होता है नॉन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसको जो है रिस्ट्रक्चरिंग डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। और तीसरा होता है प्राइवेटाइजेशन, टोटली। पूरा बेच दिया जाना, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये हुआ। नाउ फ्रेंड्स, एक और फैक्टर था जिसने डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा कारण बना,
और वो था शेडिंग ऑफ एक्सेस फ्लैग। हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसमें इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई थी कि उनके लिए वहन करना बड़ा मुश्किल था। जहाँ 40 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 400 लोग एम्प्लॉयड थे। द गवर्नमेंट इन इट्स 1970s and 1980s to create a sort of a make-believe environment of well-being and employment, it over-employed people in the public sector. तो देखिए, अब जब ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया और एक बार आपने अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इन लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, तो आप इनको कैसे निकालेंगे? अंडर द गवर्नमेंट रूल्स बड़ा मुश्किल है एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय को निकालना। तो सरकार को सबसे आसान और सस्ता रास्ता दिखा, नहीं, डिसइन्वेस्ट कर दो और प्राइवेट हैंड्स में जाएगा तो खुद ही जो है अपना हिसाब किताब बैठा लेगा। तो दो चीजें सरकार ने की। पहला चीज तो गोल्डन हैंडशेक, वीआरएस जिसको कहा जाता है, या ग्रीक गिफ्ट, है ना, ये देना शुरू किया। और दूसरा चीज डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया। एक बार जब प्राइवेट हैंड्स में वो कंपनी चली जाएगी तब इसके बाद जो है उसको आसान से जो नया मालिकाना जिसको मिलेगा वो एक्सेस एम्प्लॉयज को सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, सो रेलवेज हुआ, बैंकिंग हुआ, मैनी प्लेसेस, यू नो। हाँ, तो लास्ट फैक्टर फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, shedding of excess fat, of excess flab. ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है ना। तो अब इसमें सरकार ने अपने तरफ से ग्रीक गिफ्ट या गोल्डन हैंडशेक जिसको वीआरएस कहा जाता है, वीआरएस देना शुरू किया। और दूसरा जो है कि भाई खुद नया मैनेजमेंट अपना हिसाब बैठा लेगा। तो these were the basic reasons why this phenomena of disinvestment took place. Now, what are the mechanisms involved? Mechanism of disinvestment. Of course, the resource base of the government is decreased. इसमें कोई शक नहीं। सर लेकिन गवर्नमेंट तो बजट को बचा देगा, लेकिन गवर्नमेंट तो अपने बजट को सेव करिए। नहीं, एज इट इज देखिए, बजट दो प्रकार का होता है। एक तो करंट एक्सपेंडिचर जो चल रहा है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एसेट्स है उनको तो बेच रही है करंट एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए। टू रॉब पीटर टू पे पॉल, है ना, दैट इज द वे। अब मैकेनिज्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, इस प्रक्रिया की शुरुआत 1987 से होती है। 1987 में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन
FIBR. ये क्रिएट होता है, ठीक है। इसका मूल मकसद था टू सी एग्जामिन इंडस्ट्रियल सिकनेस, इसके बाद जब 1990 आया तो शुरुआत तो इसी ने कर दिया। 2016 में इसको डिसॉल्व करके in 2016 it was dissolved. Under the Insolvency and Bankruptcy Code. And replaced by National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal. Appellate Tribunal, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देखिए इंस्टीट्यूशन से, इनका दिमाग रखिएगा। एंड रिप्लेस्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड द नेशनल कंपनी लॉ appellate ट्राइब्यूनल। फ्रेंड्स, जाके 1996 में एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दैट वाज द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन Disinvestment Commission, it was headed by a very efficient and senior IAS officer, G.V. Ramakrishna. He was the first chairman of the Disinvestment Commission. और इसने प्रक्रिया शुरू की 1999 में। The Department of Disinvestment was created. In 2001, this Department of Disinvestment was changed to Ministry of Disinvestment.
ठीक है। 2001 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट में अपग्रेड कर दिया गया। इन 2016 एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी क्रिएट की गई, डिपार्टमेंट ऑफ, अब डिसइन्वेस्टमेंट उसको नहीं कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। and public asset management. DPAM. This was created. आज के दिन दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर कैरिंग आउट डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में और पूछेगा ही, इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द बजट ऑफ 223-24 में जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था वो ₹30,000 करोड़ था। ये जो इंटरिम बजट अभी पेश हुआ है इसमें डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हैज बीन इंक्रीज टू ₹50,000 करोड़। तो ये हो गया। In the revised estimates of the 2023-2024 budget, the disinvestment target was fixed at ₹30,000 crores. In the interim budget of 2024, जो कि कुछ दिन पहले हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया था, इन द इंटरिम बजट ऑफ 2024-25 द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट was fixed at ₹50,000 crores. ठीक है। तो दैट इज, अब इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। हाँ, जो टारगेट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इस बजट में रखे गए हैं वो बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। पहला तो ये है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
of India. So friend, that finishes your 1 hour session of disinvestment. I suppose economics मैंने कहा it's very very vital for your competitions preparation. With this I thank you for the class. Have a nice time. Good day. Thank you.